हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी किया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था और मैंने आपसे कहा था कि हर संडे क्लास 10th और क्लास 12th के लिए स्पेशल क्लास रहेगी। उसी के लिए मैं आज आया हूँ और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर 2 जो क्लास 10th मैथ्स का है। चैप्टर 2 बहुपद। अब बहुपद का क्या मतलब है, क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के प्रकार क्या क्या है, क्या घात के आधार पर बहुपद कुछ और होगा, क्या पदों के आधार पर बहुपद कुछ और होगा, इसमें क्या कोई और गुणांक शून्य और गुणांक की सत्यता कुछ पूछी जाएगी, क्या इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, वो सारा मैं आपको कवर करा दूंगा बिल्कुल एक ही वीडियो में। चलो देख लेते हैं हम अध्याय 2 बहुपद। एकदम तैयारी जीत की। भैया अभी तक शेयर नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, पहले तो सब्सक्राइब कर लो और अपने क्लासमेट को शेयर कर दो। क्योंकि पूरे साल चलेगा, मैथ्स और साइंस से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे, है ना। इसीलिए अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अध्याय 2 हमें 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है। अगली बार तो गया है हमारा 98 आउट ऑफ 100। अभी इस बार हमें क्रॉस करना है। कितना क्रॉस करना है? 100 आउट ऑफ 100, मतलब नंबर तो कटने ही नहीं चाहिए। चलो देख लेते हैं क्या है बहुपद। बहुपद क्या होता है, क्या बहुपद में क्या होता है, तो सब कुछ देख लेते हैं। देखो, बहुपद में सीधा सा नाम अगर लिखा हुआ है बहुपद, तो इसके दो भाग हो रहे हैं। देखो, पहला तो ये और दूसरा ये। इसका मतलब है बहुत सारे, और इसका मतलब है पद। बहुत सारे पद, इसका मतलब वो बहुपद है। अब बहुत सारे पद हम किसको बोलेंगे? देखो जरा एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है 2x + 3 0। यहाँ पे एक से अधिक पद है, मतलब ये बहुपद है। अगला एग्जांपल लेते हैं 7x + 5 0, एक पद और ये दूसरा पद। दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं 3x² + 5x - 9। देखो यहाँ पे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, मतलब एक से अधिक अगर आपके पास में पद हो जाए तो आप उन्हें कहेंगे बहुपद। बात समझ में आ गई? अब बहुपद आपको समझ में आ गया तो हमें देखना पड़ेगा बहुपद के प्रकार, मतलब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं बहुपद के प्रकार की, तो मैं बहुपद के प्रकार को लूंगा दो तरीके से। कैसे कैसे? बहुपद के जो प्रकार है वो मैं दो तरीके से कन्वर्ट करता हूं। पहला मैं बोलूंगा घात के आधार पर, और दूसरा मैं बोलूंगा पदों के आधार पर। क्या घात के आधार पर बहुपद कुछ और होते हैं और पदों के आधार पर बहुपद कुछ और होते हैं? कैसे होते हैं देख लेते हैं। देखो जरा घात के आधार पर। अच्छा, घात मतलब क्या होता है? देखो जरा सीधा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर कहीं पे x लिखा, उसकी पावर 1 है, x की पावर 2 है, या मैं बोल देता हूँ x की पावर 1। अगर ऐसे लिखा है, मतलब ये जो उसके ऊपर में लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं घात। तो हम पहली बात कर रहे हैं घात के आधार पर, मतलब कि बहुपद में जो घात लिखी होगी, जो घात लगी होगी, उसके आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होगा। और दूसरा हम बात किए पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे थे ये एक पद, ये दो पद और ये तीन पद। यहाँ पे एक पद और एक दो पद, एक पद और एक दो पद। मतलब हम देखेंगे क्या पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, मैंने बात किया पहले घात के आधार पर, तो मैं घात के आधार पर भी बहुपद को 3 भागों में बांट दूंगा। कौन कौन सा? मैं बोलूंगा रैखिक बहुपद, दूसरा मैं बोलूंगा द्विघात बहुपद, और तीसरा मैं बोलूंगा त्रिघात बहुपद। ये लो, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तब हम किसे कौन सा बहुपद कहेंगे, जरा बात को समझ लेते हैं। अगर समझ ले जरा, मैं बात कर रहा हूँ रेखिक बहुपद की, मैं बात कर रहा हूँ, और मैं बोलूंगा रेखिक बहुपद में उस बहुपद को बोलूंगा जिस बहुपद की अधिकतम घात, ये नया नाम आया है, अधिकतम घात कितनी हो? अधिकतम घात 1 हो। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर है। अगर आप किसी को रेखिक बहुपद कह रहे हो तो उस बहुपद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। व्यापक रूप दे देंगे, व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ax + b। अच्छा देखना चले, ये x आया है और ये a भी आया है, सब कुछ समझना पड़ेगा क्या है कैसे है। मैं बोलूंगा जो ये a है ना, जो ये a है, b है, c है, ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब ये वास्तविक संख्या
है तो नहीं अभी, मगर यहाँ पे जो भी संख्याएं आएंगी वो वास्तविक संख्या में से कोई भी संख्या आ सकती है। वो पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, परिमेय हो सकती है, या फिर उसकी जो है अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ जो ये x आया है, कभी y आ जाएगा, कभी t आएगा, कभी u आएगा, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे चर। अच्छा, चर और अचर पढ़े थे कि ये है अचर और ये है चर। अब किसको चर बोलेंगे, किसको अचर बोलेंगे? जिसका मान कभी नहीं बदलता है वो है अचर, और जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे हम बोलते हैं चर। चल बात करते हैं, यहाँ पे हमने क्या बोला, जहाँ पे ए बी क्या है, ए बी वास्तविक संख्या को रिलेट कर रही है, और एक्स आए या वाई आए या टी आए, ये क्या होंगे, हमारे चर होंगे। चल द्विघात बहुपद में क्या होगा, हम बात करते हैं द्विघात बहुपद। इसमें अधिकतम घात कितनी होने वाली है, अधिकतम घात देखो रेखिक बहुपद था तो अधिकतम घात 1 थी, हम बोलेंगे जब द्विघात बहुपद होगा तो अधिकतम घात 2। एग्जांपल ये ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे वापस से वही जो a है, b है और c है किसको रिलेट करेगी, वास्तविक संख्याओं को, और जो x है वो किसको रिलेट करेगा, चर को। ठीक, यहाँ पे चर के मान हमेशा बदलने वाले। ठीक, तीसरा ले लेता हूँ त्रिघात बहुपद। यहाँ पे क्या होगा भैया, जो बहुपद होगा उसकी अधिकतम घात कितनी हो जाए, 3 हो, पहली कंडीशन। अगर मैं इसकी व्यापक रूप की बात करूं, जनरल फॉर्म की बात करूं, तो क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसका व्यापक रूप होगा। वापस से वही जो a b c d है ये किसको रिलेट करेंगे, वास्तविक संख्या या अचर को, और जो ये x है किसको रिलेट करेगा, चर को। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर। क्या पढ़ा हमने, हम पढ़ रहे थे बहुपद और बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार हमने 2 प्रकार से बांटा, पहला घात के आधार पर, दूसरा पदों के आधार पर। घात के आधार पर क्या था, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद हम किसको बोल रहे थे, जहां पर अधिकतम घात 1 हो, एग्जांपल। द्विघात बहुपद किसको बोल रहे थे, जब अधिकतम घात 2 हो, उसका व्यापक रूप हमने देखा। जो ये व्यापक रूप था वो था ax² प्लस bx प्लस c। और फिर अगर हमने त्रिघात बहुपद देखा तो हमने बोला अधिकतम घात कितनी हो जाए, 3 हो जाए, उसको लिखा हमने ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। चलो यहाँ तक की बात होती है हमारी रेखिक बहुपद की। अब हमें घात के आधार पर बहुपद के प्रकार की, अब हमें देखना है पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के हैं। ये पदों के आधार पर वापस से मैं 3 भाग करने वाला हूँ। ये लो, मैं पहला बोलूँगा एक पदी, दूसरा मैं बोलूँगा द्विपदी, और तीसरा मैं बोलूँगा त्रिपदी। क्या क्या है ये समझ लेते हैं। एक पदी हम किसको बोलेंगे, जब बहुपद में कितने अधिकतम पद कितने हों, अधिकतम पद 1 हो। अगर अधिकतम पद 1 हो तो मैं उसको क्या बोलूँगा, एक पदी। एग्जाम्पल ये लो, 2x², ये अधिकतम पद 1 हो गया, मतलब ये एक पदी है। अगर मैं बोलूँ द्विपदी है, मतलब अधिकतम पद कितने हों, अधिकतम पद कितने हो जाए, 2 हो। एग्जाम्पल ये लो, 2x² प्लस 4, ये पहला पद, ये दूसरा। बिल्कुल क्लियर। चलो त्रिपदी में क्या होगा, यहाँ पे मैं बोल दूंगा अधिकतम पद कितने हो जाए, 3 हो। ये लो एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो 2x² प्लस 4x प्लस 3, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। अगर मैं बात करूं बहुपद के प्रकार की, घात के आधार पर, दूसरा पदों के आधार पर। घात के आधार पर रैखिक, द्विघात और त्रिघात, और पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। उम्मीद है कि यहाँ तक का वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। जो चैप्टर में चल रहा है वो तो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक में कंजूसी ना करेंगे और अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करेंगे। आगे चलते हैं, क्या है ये लो, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। अच्छा, कोई क्वेश्चन अगर आपको दे दिया और क्वेश्चन ने पूछा है शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध क्या है, तो हम उसको कैसे रिलेट करने वाले हैं। ये हम बोलेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसे होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, बात को समझना, पहले तो पूछेगा नंबर 1 की कंडीशन, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल पहला पूछेगा, शून्यकों का योगफल बताओ, और दूसरा बताओ शून्यकों का गुणनफल। ये पहला पूछेगा शून्यकों का योगफल बताओ, दूसरा पूछेगा शून्यकों का गुणनफल बताओ। अगर एक बात और समझना, अगर हमें द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c दिया हो तो इसके शून्यक हमें लेके चलना है अल्फा और बीटा। ये अल्फा और बीटा क्या वाला है,
तीन बला आएगी, अल्फा बीटा और गामा। ये क्या है? अल्फा बीटा और गामा, ये है ग्रीक अक्षर। अब ये ग्रीक क्या है? ग्रीक अक्षर, ये लो। अब ये ग्रीक क्या है? यूनान सुने हो? यूनान, इंडिया, इंडिया मतलब देश, तो ऐसे ही कोई यूनान एक देश होगा, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो ग्रीक लैंग्वेज है। जैसे हमारे इंडिया में हिंदी चलती, वैसे यूनान में चलती होगी ग्रीक। अब जैसे हम हिंदी में कुछ ना कुछ किसी को नाम दे देते हैं, तो ग्रीक में इन्होंने इनको नाम दिया है अल्फा, बीटा और गामा। किसको बोलेंगे भैया? ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ये द्विघात बहुपद के शून्य कहलाते हैं। अगर हमें कोई द्विघात बहुपद दिया है और हमने गुणनखंड विधि से उसके शून्य निकाल लिए हैं, तो हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच पूछेगा। तो पहली कंडीशन बोलेगा शून्यकों का योगफल, ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। और दूसरी कंडीशन शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूले आपको पूरे चैप्टर में काम आएंगे और यही दो फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। बिल्कुल क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं क्या है। ये लो पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है बहुपद, देखो जरा लिखा हुआ है, ये लो बहुपद क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्या करना है भैया? चलो देख लेते हैं क्या करना है। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहली कंडीशन हमें दे दी है कि इसके शून्य हमें ज्ञात करना है। आगे क्या है? फिर और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, ये लो लाइन आगे जो बात कर रहा था, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। मतलब कि हमें क्या करना है? जो द्विघात बहुपद हमें दिया हुआ है, हमें पहले कंडीशन में उसके शून्य ज्ञात करने। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? 9वीं में याद करो, गुणनखंड विधि आई थी बिल्कुल। चलो द्विघात बहुपद जो दिया है इसके शून्य ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। जब शून्य ज्ञात हो जाए तो शून्य जो अल्फा और बीटा ज्ञात होंगे ना, उसी से हमें शून्यकों तथा गुणांकों की सत्यता की जांच करनी। क्या था? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। चलो एकदम गर्दा उड़ा देंगे भैया, अब एकदम समझ में आ गया है। और हमें इसे करना है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में हम क्या करते थे? देखो मैं समझा देता हूँ। अगर जो भी हमें द्विघात बहुपद दिया था ना, इसका कंपैरिजन पहले जो व्यापक रूप था उससे करना था। हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? निम्न द्विघात बहुपद की तुलना व्यापक रूप क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये था ना द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। से करने पर जब हम इससे करते हैं तो जरा देखो यहाँ पे मैं इसका कंपैरिजन ऐसे करूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना। और ए बी सी क्या थी? वास्तविक संख्या है। और जो हमारे पास x है ये क्या था? चर था। चलो समझो, x का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद। मैं बोलूंगा a कहाँ पे आता है भैया? एक्स स्क्वायर की गुणांक। यहाँ कुछ नहीं है तो आप मान लो a, सही है। चलो b चेक कर लेते हैं। b देखो कहाँ पे आ रहा है? x का गुणांक। b कहाँ पे आएगा? ये देखो c क्या होता है? c होता है अचर पद। ये ठीक, a b c के मान जब आपके पास निकल के, देखो करना नहीं है मगर बता देता हूँ, जब a b c के मान निकल के आ जाए तो अलग रफली यहाँ पे a और c का गुणा करना है। a और c का गुणा करना है और हमें उसे b में तोड़ना है। देखो जरा a और c में गुणा करना है। a का मान है 1 गुणा c का मान है 10, 10 1 काम 10। अब c के a और c के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे b के मान आए। ये जोड़ने या घटाने पे b के मान, बताओ जरा बताओ। देखो जरा ये लिखा हुआ है 7, हमें यहाँ दिया है 10। 5 दूनी बोलो 10 और 5 प्लस 2 7। ये खेला खत्म। b का मान हमें जोड़ने घटाने में लाना था और a और c का गुणनफल हमें गुणा करने में लाना था। मतलब इसके गुणनखंड हो गया है 5 और 2। अब जरा देखो ये जो 7 लगा था इसके साथ में x था तो इसको भी 5x कर दोगे, इसको भी 7x कर दोगे। देखो ये धनात्मक है, अगर ये धनात्मक है तो ये संख्या भी धनात्मक होगी और ये संख्या भी धनात्मक होगी। चलो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। आप कर लेते हैं भैया। इसको कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह क्या लिखेंगे? 5x प्लस 2x। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है? प्लस का 10। यहाँ तक एकदम क्लियर या नहीं? आप देखो जरा यहाँ और यहाँ से आप देखो तो x कॉमन है। जब मैं x को कॉमन लेता हूँ तो x आया, एक अंदर एक बाहर। उसके बाद प्लस का 5, एक x को बाहर चला गया तो खत्म। चलो यहाँ देखो जरा इन दोनों में से देखो
2 यहाँ पे है और 10 के गुणनखंड कहाँ थे, ये था 2 और 5। अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ दोनों जगह से तो 2 तो गया बाहर, बचा क्या x। चल प्लस है, प्लस लगा दो। देखो 10 के गुणनखंड 5 और 2 थे, 2 बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा 0, 5। क्या आ गया है, जो कॉमन है उसे एक बार लिखोगे, जो अलग से आया है उसे एक बार लिखोगे। यहाँ पे प्लस का 2, प्लस का 2। अब देखो जरा, अगर मैं देखो चैप्टर देखो 9वीं की अगर मैं बात करूं और 9वीं के मैं अध्याय 2, 1 और 2 की बात करूं तो वहां पे बहुपद px बराबर 0 हो रहा था। अध्याय 2 में याद करो px बराबर 0 कर रहे थे हम शून्य ज्ञात करने के लिए। अगर मैं करता हूं px बराबर 0 मतलब x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर जो इधर प्लस का है बराबर किधर आके माइनस में, और यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 तो जो प्लस का है बराबर किधर आके माइनस का 2। ये एक शून्य दूसरा शून्य एक, क्या लिख दूंगा, आता है द्विघात बहुपद क्या था x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य क्या निकल क्या है, के शून्य हमारा आया है -5, -2 है। अब क्या बोला था, उसने बोला था जब शून्य ज्ञात हो जाए ना तो शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता के संबंध की जांच करनी। जरा देख लेते हैं भैया क्या है काम यहाँ, ये इसको किया जाए अलग थोड़ा सा बस। चल क्या है देख लेते हैं। देखो हमें करना है शून्य को तथा गुणांकों के सत्यता की जांच। लिख देता हूं मैं इधर, शून्य को तथा गुणांकों के सत्यता की जांच। देखो जरा बात को समझ, पहली कंडीशन हमने क्या लिखा हुआ था, शून्यकों का योगफल क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या क्या है, देखो ये अल्फा है और ये बीटा है, बस इतना मान के चलो। माइनस का 5 प्लस माइनस का 2 बराबर के इधर माइनस b की वैल्यू कितनी है, देखो इधर हम बहुत अच्छे से लिख के रखे हैं, इस बार गड़बड़ नहीं करोगे। बटे में a कितना है, 1 है, 0। माइनस और माइनस मिलके प्लस और बड़ी संख्या के आगे माइनस, तो आंसर में माइनस। 5 और 2 मिलके 7 बराबर में इधर माइनस का 7। यहाँ तक एकदम क्लियर। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a, और इसको सॉल्व करने पे आया है माइनस का 7/7। अब दूसरी कंडीशन हम चेक करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बताया जाए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। अभी लिखा है तो भैया कहाँ गया, 0। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a, एकदम गजब तरीके से 0। अल्फा इंटू बीटा माइनस का 5 गुणा माइनस का 2 0 बराबर c कहाँ गया भैया, c ये रहा 10 बटे में a कहाँ गया भैया, वो रहा 1। ठीक, माइनस और माइनस मिलके प्लस, 5 दूनी 10 बराबर में 10/10 ये हम क्या लिखेंगे, लास्ट टाइम लिख देता हूँ भैया, अगले क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखेंगे हम। अतः है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच होती है, ये जांच होती है। समझो बात को, समझना बहुत अच्छे से समझा तो एकदम क्लियर तरीके से। देखो द्विघात बहुपद दिया था x² प्लस 7x प्लस 10, हमने क्या किया, उसका कंपैरिजन किया है ax² प्लस bx प्लस c से। जब इससे कंपैरिजन किया है तो a b c की वैल्यू हमें मिली है। जब a b c की वैल्यू आपको मिली तो मैंने वहां पे बताया हुआ था a और c का गुणा करना है और b में तोड़ना है। जब a और c का गुणा किए तो आया था 10 एकम 10, इसको तोड़े थे 5 दूनी 10, 5 प्लस 2 मिलके 7, इसको कर दिया हमने 5x और 2x। मैंने यहाँ और यहाँ से देखा तो x कॉमन दिखा, यहाँ और यहाँ से देखा तो 2 कॉमन दिखा। जो कॉमन टर्म है उसे एक बार लिखा, जो अलग से आया था उसे एक बार लिखा। x प्लस 5 बराबर 0 था तो x बराबर माइनस का 5, और x प्लस 2 बराबर 0 था तो x बराबर माइनस का 2। हमने क्या बोला कि जो द्विघात बहुपद था उसका शून्य माइनस का 5 और माइनस का 2 है, हमने इधर लिख दिया था।
अब क्या करना था हमें, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। क्या हो रहा था, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। जब इसको करते थे तो हमने पूरा सॉल्व किया, लास्ट टाइम हमने सॉल्यूशन निकाला है माइनस का 7 बराबर माइनस का 7। दूसरी कंडीशन, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। जब इसको सॉल्व किया तो निकाला मैंने 10 बराबर 10, मैंने लास्ट टाइम पे लिख दिया। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच होती है। चलो आगे चला जाए। ये क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर, देखिए मतलब थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, देखो अभी इस वाले क्वेश्चन में जरा समझोगे तो कंडीशन कुछ ये है कि हमारे पास जो द्विघात बहुपद था उसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो रहा था। जब ये हो रहा था तो मेरे पास में देखो द्विघात बहुपद इस बार कितना दिया है, मेरे को दिया है सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 3। देखो जरा यहाँ पे देखो, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक तो है, बिल्कुल क्लियर है, अचर पद भी है, ये भी क्लियर है भैया, बीच वाला पद नहीं है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आपको तो एक और क्वेश्चन देगा, ध्यान रखना, टी स्क्वायर माइनस 15, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के लिए सीधा सा फॉर्मूला b बराबर 0। क्यों, क्योंकि b वाला पद तो दिया ही नहीं है। चलो हमें दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका सॉल्यूशन करना है। अब मेरी एक बात को जरा समझना बहुत अच्छे से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझो। देखो करनी के अंदर लिखा है 4, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता, 2 गुणा 2 और जिसका जोड़ा होता है वो जोड़े से बाहर, एक क्लियर। अब सोचो करनी के अंदर लिखा हो 3 गुणा 3, मैं क्या बोलूँगा, जिसका जोड़ा है वो जोड़े से बाहर। तो सोचो ये जो 3 लिखा हो ये वाला जो 3 है वो वाला 3 है। मैं इसको ऐसे ना लिख के क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये करनी 3 गुणा करनी 3 ही रहा होगा, इस 3 की जगह ऐसे लिख सकता हूँ। और मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, करनी 3 का वर्ग बराबर 3। अब देखो वर्ग से करनी कटेगा, 3 बराबर 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैं इसे करनी 3 का वर्ग लिख सकता हूँ। और जब मैं ऐसे लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √3 और इसका होल स्क्वायर। बता बात समझ में आई या नहीं, बताओ। मैंने क्या किया कि भैया 4 बराबर होता है करनी 4 बराबर करनी 2 गुणा करनी 2, मैंने इससे जोड़े से बाहर निकाला, 2 से बाहर आया। वही प्रोसेस मैंने 3 के साथ किया कि करनी 3 गुणा करनी 3 हो तो वो 3 से बाहर आएगा। सोचो अगर मैं 3 से बाहर ना लाके इस 3 को ही ऐसे लिख दूं, करनी 3 गुणा करनी 3, इसका मतलब है करनी 3 का वर्ग है और वर्ग से करनी काटूंगा तो वापस से 3 बराबर 3 मतलब लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, जहाँ पे ये 3 लिखा था ना उसकी जगह पे करनी 3 का होल स्क्वायर लिख दिया है, बिल्कुल। अब एक फॉर्मूला पढ़े थे 9वीं में, याद दिलाया जाएगा, याद आपको करना है होगा। देखो क्या था फॉर्मूला था फॉर्मूला था a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला था a प्लस बी बराबर a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये a स्क्वायर है माइनस ये बी स्क्वायर, मैं इसको क्या इस वाले फॉर्मूले से रिलेट कर सकता हूँ। ये a स्क्वायर था मैं बोल देता हूँ ये स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर था मैं बोल देता हूँ ये बी स्क्वायर है। सही है कि नहीं। चलो क्या कर सकते हैं देखा जाएगा। देखो मैं अगर इसको करूं तो मैं इसे बोलूंगा एक्स स्क्वायर माइनस करनी 3 का होल स्क्वायर बराबर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस करनी 3 और फिर उसके बाद एक्स माइनस करनी 3। ठीक, ये ए प्लस बी हो गया, ये ए माइनस बी हो गया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स प्लस करनी 3 और ये हो जाएगा x माइनस करनी 3। अब मैं क्या करता हूँ शून्य निकालने के लिए कि x को 0 मतलब x प्लस करनी 3 बराबर 0, तो x बराबर जो इधर प्लस का बराबर किधर जाएगा माइनस का करनी 3, ये लो। और फिर दूसरी कंडीशन x माइनस करनी 3 बराबर 0, तो जो इधर माइनस का है बराबर किधर जाएगा प्लस का करनी 3। मैं क्या बोल दूंगा, अतः द्विघात बहुपद क्या था, पूरी लाइन लिखेंगे। अतः द्विघात बहुपद क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या क्या आए हैं माइनस का करनी 3 कॉमा करनी 3 है। अब ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है शून्यकों तथा गुणांकों के सत्यता संबंध के सत्यता की जांच करनी है। जब मैं ये करूंगा तो फिर से बात समझो जरा। ये वापस से कलर चेंज करते हैं,
ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता, ये पहली कंडीशन क्या थी, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या हो रहा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा ये है, मुझे जरा जब देखना, करनी 3 प्लस करनी 3 बराबर माइनस का बी। मैंने क्या बताया था कि अगर ऐसा बहुपद हमें दिया हो जहाँ पे बी नहीं ज्ञात हो तो हम बी को किसके बराबर ले रहे थे, 0। ये बी हो गया, बटे में ए है, वहाँ पे ए है, बिल्कुल है। 3 में से 3 घटाओगे 0 बराबर 0, खेला खत्म। मैं दूसरी कंडीशन की बात करूँगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा माइनस का करनी 3 गुणा प्लस का करनी 3 बराबर सी। सी की वैल्यू कितनी है भैया, जरा देखना जरा, सी की वैल्यू है माइनस का 3 और इसके बटे में ए की वैल्यू है 1। करनी 3 का गुणा करनी 3 से होगा, 3 से बाहर आएगा माइनस का 3 और बराबर किधर माइनस का 3। नीचे में वापस से वही लाइन, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच होती है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं, बताएं, बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। चल आगे चला जाएगा। ये लो उदाहरण नंबर 4, एक द्विघात बहुपद, अरे जाने, अच्छा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, देखना मेरे ध्यान से। यहाँ पे क्या था, शून्य द्विघात बहुपद दिया था, इसके शून्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना था और फिर शून्यकों का योगफल निकालना था, शून्यकों का गुणनफल निकालना था। क्वेश्चन यहाँ पे चेंज है, क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखो पहली जो संख्या दी गई होगी वो होगी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। और दूसरी कंडीशन हमें चेक करना होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब जरा देखना इसकी बात जरा समझना, क्या बोला है इसने, देखो जरा, हमें बोला है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई। देखो पहले योग आया ना, तो पहले जो संख्या होगी वो योगफल होगी, मतलब इसकी वैल्यू है 3 और फिर उसके बाद आया है गुणनफल, मतलब सेकंड जो वैल्यू है वो है हमारी गुणनफल की, कितनी है 2। अब जरा बात को समझो, बात को समझो, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। कैसे भैया सीखे हुए हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं आता उसके बटे में 1। जरा आप फिर से वापस से देखना, यहाँ पे ये माइनस है मगर यहाँ पे तो संख्या धनात्मक है। क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा संभव है, और संभव नहीं है तो संभव बनाना पड़ेगा। संभव कैसे बनाया जाएगा, देखो मैं क्या चाहता हूँ, इस माइनस का कंपैरिजन करने के लिए एक माइनस को मैं पहले से ही आगे ले लूँ। अब देखो मैंने माइनस लिया मगर यहाँ तो माइनस नहीं था, मैं क्या बोलूँगा, एक माइनस अंदर ले लूँ। अब क्या होगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस का 3 देगा, सही है कि नहीं। माइनस अगर नहीं है क्वेश्चन में, मुझे इस माइनस का कंपैरिजन करने के लिए एक माइनस लेके आना है और फिर b की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे पॉजिटिव थी मगर यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे क्यों नेगेटिव है, क्योंकि इस माइनस का कंपैरिजन करने के लिए मैंने माइनस लेके आया हूँ और इस माइनस के साथ में एक और माइनस ऐड कर दूंगा तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस देगा। ठीक है, चलो b की वैल्यू ये है ब्रैकेट में, a की वैल्यू ये है, यहाँ c की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है। अब देखो जरा, दोनों में a का मान समान है, जब तक समान नहीं होगा सॉल्व मत करना, जब तक a का मान समान नहीं होता पहले a का मान हम समान करेंगे। अभी समान है तो समान है तो हम सॉल्व कर देंगे। a बराबर है a, b बराबर है, देखो पूरा माइनस का 3 लेना है क्योंकि मैंने उसके आगे माइनस लगाया। c बराबर कितना है 2। अब मैं क्या बोलता हूँ, द्विघात बहुपद, ऐसे नहीं बोलेंगे यार, ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में क्या करना है भैया, a, b, c के मान रखने पर, ये जब हम a, b, c के मान इस पे रख देंगे तो a की वैल्यू कितनी है 1 गुणा x² प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 गुणा x प्लस c की वैल्यू कितनी है 2। सॉल्व कर दो, x एकदम x² प्लस
प्लस माइनस माइनस कर दो ना इसको भी, ये लो प्लस माइनस, माइनस का 3x और प्लस का 2। ये था अभी तक क्वेश्चन। फिर पूछता है क्या अन्य कोई द्विघात बहुपद जो दी गई संख्याओं को संतुष्ट करता है, तो हम बोलेंगे हाँ, अन्य कोई द्विघात बहुपद जो दी गई संख्याओं को संतुष्ट करता है। भैया ये जादू कर देना, के लगा देना, x² - 3x + 2, बस ये हो जाएगा। लिखेंगे तथा अन्य कोई द्विघात बहुपद जो दी गई संख्याओं को संतुष्ट करता है, ये लिख देना कि x² - 3x + 2। खत्म। चलो, उम्मीद है कि यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं अब आगे एक्सरसाइज को हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक का वीडियो में अगर कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन रह रहा हो या प्रॉब्लम कर रहा हो, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अपने क्लासमेट को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।